हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ है, मस्त है। चलिए स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए बच्चे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाई कोर्ट पढ़ रहे थे। हाई कोर्ट में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। हाई कोर्ट में फर्स्ट पार्ट देखा था, कुछ आर्टिकल्स भी देखे थे। ठीक है, एक बार इसी बात पे आर्टिकल्स बताइए जो हाई कोर्ट में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था। क्या क्या देखा था हाई कोर्ट्स के बारे में? पहले एक बार मैं क्विक 5 मिनट रिवीजन करा रहा हूँ, फिर हम लोग किस पे चल रहे हैं? अगले पार्ट में चल रहे हैं। मैंने हाई कोर्ट में इससे पहले क्या क्या, इसके लेक्चर में इससे पहले जो लेक्चर आया था उसमें क्या क्या हमने कराया था, उसको जरूर देखिएगा, तब इसको देखिएगा, वरना जो है आधा अधूरा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, पहला क्या था? पहला पॉइंट उसमें जब मैंने पढ़ाया था हाई कोर्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात मैंने की थी कि नहीं की थी? 1862 फिर सारा मैंने बताया था साझा न्यायालय कौन से हैं, इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। आईएएस में क्वेश्चन आया है कई बार साझा उच्च न्यायालय पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। किसी में कुछ 3 लिखा, किसी में 6 लिखा, किसी में लैंग्वेज बदल के पूछा। तो आप उस लेक्चर को देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर में जब आप सॉल्व करोगे प्रीलिम्स का। अब चाहे मेंस का देखोगे, मेंस के भी मैंने क्वेश्चन छाटे थे, तो आपको इस टॉपिक से मिल रहे हैं। मैंने मेंस के देखे, तो मेंस का भी चर्चा करूंगा किस टाइप के क्वेश्चन ये पूरे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से पूछे गए, उसके बाद में चर्चा करता हूँ। चलिए, तो जो है आपका क्या मामला है, मैंने क्या पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद मैंने क्या बताया था, जो प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय होना चाहिए, इस तरीके की बात बताई थी। किस आर्टिकल में? 214 में बताया था, 214, और उसमें साझा न्यायालय वगैरह सारी जिक्र किया था। फिर मैंने क्या किया था और बताइए? अच्छा, कुछ आर्टिकल इसके बाद भी हैं। आर्टिकल 215 क्या था? अभिलेख न्यायालय कौन था? रिकॉर्ड जो कोर्ट होता है, रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में। फिर आर्टिकल की बात कीजिए, आर्टिकल 216 में मैंने क्या बताया था? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे उच्च न्यायालय का गठन होता है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीशों का निर्धारण कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये पूरा मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल 216 में। फिर आ रहा है मतलब फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था 216 के बाद? आर्टिकल 17 के मैंने क्या बताया था? हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट भी है, रिमूव भी इसी में है, और जो है रिजिग्नेशन भी है, रिजाइन भी है इसी में, और जो है क्या, क्वालिफिकेशन भी इसी में। क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे तुम लोग, तो बच्चे ये चारों चीजें किस में आ जाती हैं? ठीक है। फिर मैंने एक आर्टिकल बताया था, अच्छा 218 में क्या है? उच्च न्यायालय में मतलब हाई कोर्ट में कुछ प्रावधान उच्चतम न्यायालय के लागू होते हैं। मतलब उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में कुछ प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के लागू होते हैं। तो उसके विषय में कौन सा आर्टिकल? 218। फिर मैंने बताया था आर्टिकल 219 के बारे में, जानते ही, ओथ, शपथ के बारे में बताया था। घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो ये भी जो गड़बड़ा जाता है। ठीक है। हाँ, फिर आइए इसके बारे में पूरा डिस्कस किया गया था। शपथ जो है किसने दी है, कौन दिलाता है? राज्यपाल। हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। फिर मैंने कौन सा आर्टिकल लिखाया था? 221 में क्या मैंने बताया था, बताइए? वेतन की बात की थी कि नहीं? 221 में क्या था? सैलरी। नहीं सैलरी की बात हो तो समझ लीजिएगा, सैलरी की बात मैंने स्वतंत्रता में कर दी थी। किसमें कर दी थी? सैलरी जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की कितनी है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था सारा सैलरी वाला मैटर। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी है? 2.5 लाख। और अदर कितनी है? 2.25 लाख, मतलब 2,25,000। ये सब बातें हुई थी। और जो सैलरी हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों को मिलती है किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। लेकिन जो पेंशन किससे मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने बताई थी, और भी बताया था बहुत सारे खर्चे होते हैं, कहां से क्या निकलते, सब कुछ चर्चा हुई थी। फिर आइए आर्टिकल कौन सा है? 242, 222 मतलब गो टू। ठीक है, मतलब क्या है? किसका स्थानांतरण? न्यायाधीशों का स्थानांतरण। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थान पूरा मैंने डिस्कस किया था कि नहीं? कॉलेजियम जो होता है, कॉलेजियम की सलाह पे ही जो डिस्कशन पूरा किया था, इधर से उधर जाते हैं, वो लेक्चर देखिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन है। फिर आइए आर्टिकल 223 में क्या मैंने बताया था, जल्दी से बताइए? जो अतिरिक्त न्यायाधीश, पहले तो मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश, कौन सा? मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति बाई प्रेसिडेंट, पढ़ाया था पूरा। ठीक है, उसमें भी जो जो चीजें थी, मैं कब आता है कब नहीं, ये सब बताया था। फिर आइए आर्टिकल 224, ये तो मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश था, चीफ एग्जीक्यूटिव जस्टिस। ठीक है, ये जज, चीफ एग्जीक्यूटिव जज। और इसमें क्या था? अतिरिक्त न्यायाधीश जो एडिशनल जजेस होंगे, प्लस और कौन? कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य नहीं, कार्यकारी न्यायाधीश। तो ये भी बताया था मैंने, प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है, पूरी बात बताई थी किन कंडीशन में नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट्स होता है। ठीक है।
ये थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन करके पूरा विधिवत इसके अंदर की सारी बातें मैंने बताई हैं, ठीक है। केवल मैं आपको जोड़ रहा हूँ आज उस हाई कोर्ट से जो आपने पढ़ा है कल, ठीक है। फिर आइए कौन सा आर्टिकल 224 के बाद इंपॉर्टेंट है 227 भी याद रखना, कौन सा, ठीक है। ये भी याद रखने का है कि उच्च न्यायालय का अन्य सभी न्यायालयों पर अधीक्षण मतलब सुपरवाइजरी पावर किसकी है, हाई कोर्ट की है, सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट के लिए, समझ रहे हैं। उच्च न्यायालय का अन्य सभी न्यायालयों पर नियंत्रण, ठीक, कंट्रोल ओवर कैसे करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उच्च न्यायालय का अन्य सभी न्यायालयों पर नियंत्रण ये किसमें है 227, और आर्टिकल 228 में क्या है, वहां पर क्या थे मैंने बताया था 200 किसमें 22 में न्यायाधीश जाते हैं उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय। यहां पर क्या लंबित मामले, जो मामले क्या है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर होता है, वो किसमें है 228 में, किसमें 200, अरे वो न्यायाधीश जाते हैं एक न्यायालय उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय, ये क्या है मामले हैं जो है वो जाते हैं एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय, ठीक है, जो मैटर्स है। हाँ 227 अभी करवाएंगे, लेकिन हाँ 227 क्या है नियंत्रण है, इसमें क्या है ये भी शक्ति में हालांकि आ जाएगा। उच्च न्यायालय सभी न्यायालयों पर क्या रखता है नियंत्रण रखता है, उच्च न्यायालय सभी न्यायालयों पर क्या रखेगा नियंत्रण रखेगा, ठीक है। आर्टिकल 228 में क्या है, 228 में क्या था, जो मामले हैं एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या कहते हैं ट्रांसफर कहते हैं, क्या कहते हैं ट्रांसफर, ये भी मैंने बताया था ट्रांसफर करना। फिर आइए दूसरा क्या मैटर है 231, ये भी याद रखिएगा, कौन सा 231, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये साझा उच्च न्यायालय की बात करता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्या होना चाहिए साझा उच्च न्यायालय, कौन सा आर्टिकल 231। तो ये सारे आर्टिकल्स मैंने केवल इसलिए बताया क्योंकि आपको जोड़ रहे हैं ये आर्टिकल्स भी, आप कॉन्सेप्ट भले कितना भी जानते हो लेकिन आर्टिकल्स भी जानना जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए। मेंस में भी लिखोगे तो आर्टिकल की बात उसमें डालोगे तो अच्छा लगेगा, क्लियर। क्योंकि मैंने देखा न्यायपालिका से प्रीलिम्स के तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मेंस के भी आते हैं। जैसे 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, पूछा गया था न्यायिक सक्रियता से संबंधित क्वेश्चन आया था। इसके पीछे भी एग्जाम में चलोगे MPPCS में भी न्यायिक सक्रियता पूछा गया, IAS वाले पेपर में भी न्यायिक सक्रियता आया, लोक अदालत आया, पूछा गया कई सारे। मैं ऐसे मेंस के भी क्वेश्चन और डिस्कशन कर दे रहा हूँ किस तरीके क्वेश्चन पूछेगा, ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो मेंस भी नहीं कर पाओगे आप, क्लियर। जैसे इसमें से कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, लोक अदालत संबंधित पूछा गया, न्यायिक सक्रियता संबंधित पूछा गया, जनहित याचिका का मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं व्याख्या कीजिए, साथ साथ ये पूछा गया इसके नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू, कल ही मैं चर्चा कर रहा था जनहित याचिका के सकारात्मक पहलू के, और यदि आपको पॉइंट्स पता ही नहीं है नकारात्मक सकारात्मक गलत कर दोगे। प्लस किससे संबंधित क्वेश्चन आए, उच्च न्यायालय की रिट पावर पूछी गई है, पूछा गया उच्च न्यायालय की रिट पावर किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की रिट पावर से क्या है अधिक विस्तारित है, ठीक है, या उनका न्याय क्षेत्र क्या है न्यायिक क्षेत्र अधिक है, इस तरीके क्वेश्चन आए हैं। पूछा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में समझाइए, किसके बारे में समझाइए, तो आप तभी तो समझाओगे, कल मैंने कितना एक्सप्लेन किया था न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, जजमेंट केस भी आपको उसमें क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा, कोलेजियम पूरा बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। फिर एक बार मेंस में क्वेश्चन आया कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श किसको देता है राष्ट्रपति को, जो परामर्श शक्ति है इसकी व्याख्या सहित बताइए, जो मतलब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना हो तो उसको समझाइए। अब ऐसे आप थोड़ी समझा सकते हो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, उसमें 2 पॉइंट्स की बात की थी। कौन से 2 पॉइंट्स थे मैंने बताए थे, सार्वजनिक महत्व के मामले को अलग कर दिया था, और जो है जो संवैधानिक चीजें होती हैं या संधि या समझौता होता था उसके आधार पर अलग किया था। कुल मिला के आपको वो परामर्श वाली शक्ति पूरी पता होनी चाहिए गहराई तक, तभी आप उसमें लिख पाओगे 125 शब्द या 200 शब्द, क्लियर। तो ये सारी चीजें टच कर रही हैं प्रीलिम्स एंड मेंस को भी, ये याद रखिएगा। बाद में मैं मेंस के भी 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और जब आप मेंस तक लेके पढ़ोगे मतलब डीप में, तभी वहां से प्रीलिम्स की लाइनें फैक्ट निकलेंगे। जो आप प्रीलिम्स से पढ़ोगे तो वहां से कुछ निकलने वाला नहीं है। हालांकि मेंस के लिए हम लोगों को और जो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो है हम लोग किसको टच कर जाते हैं, मतलब जो कंटेंट आपको मेंस के भी क्वेश्चंस का मिल जाता है, यहाँ से आपकी समझ विकसित जाती है। बढ़े आगे चलिए, अब आइए जितना मैंने कराया उसमें से मेंस के भी मैं दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन बने हैं। बस एक टॉपिक इसके बाद मुझे बताना है, न्यायिक सक्रियता वाला मैं बताऊंगा इसको भी, ठीक है, और न्यायिक समीक्षा तो इसमें आ ही चुका है, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और एक आपका
PIL जनहित याचिका, इस पे मैं अलग से इसको आपको लिखाऊंगा, इसको समझाया था कल मैंने ऑफलाइन, मतलब बिना इंटरनेट ऑनलाइन के, इसको मैं लिखाऊंगा। ठीक है, अब आइए, मैंने मेंस के भी क्वेश्चन छांट के रख लिए हैं, 10-12 क्वेश्चन इस टॉपिक से, जितने भी MPPCS, UPPCS, उत्तराखंड PCS, IAS जो 10 सालों के इधर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपको भेज दूंगा और आप धीरे धीरे उनको 2-2 क्वेश्चन पर डे करके 10 के 10 कर डालेंगे। ठीक, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों तैयारी चलेगी। हाँ, अब आइए हम लोग किसमें हैं, अब हम लोग कर रहे हैं किसकी, हाईकोर्ट की स्वतंत्रता, हाईकोर्ट की शक्तियां एवं कार्य, स्वतंत्रता नहीं सॉरी, शक्तियां एवं कार्य है। ठीक है, शक्तियां एवं कार्य। हाँ चलिए, तो यहाँ ये हम लोग देख रहे हैं शक्तियां एवं कार्य। पहले तो आराम समझिए, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को क्षेत्राधिकार की शक्ति मिली है, उसी तरह से किसको शक्ति मिली है क्षेत्राधिकार की, या कह लीजिए उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की तरह क्षेत्राधिकार की शक्ति मिली है। लेकिन कुछ चीजों में क्या है, डिफरेंस है, कुछ चीजों में क्या है, डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि जो है कह लीजिए पूरी चीजें मिल जाती हैं। जैसे कैसे समझ सकते हैं, कुछ प्रावधान जैसे उसमें है तो इसमें भी वैसे ही कुछ प्रावधान है। जैसे उसमें क्या होता था, मूल क्षेत्राधिकार होता था, मूल क्षेत्राधिकार जिसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते थे, ठीक है, या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसमें भी था, इसमें भी है मूल क्षेत्राधिकार। बस डिफरेंस है, कंटेंट में क्या है, डिफरेंस है। अभी देखोगे इसमें अलग मामले आते हैं, उसमें मामले किसके थे, संघीय व्यवस्था में जो इकाइयां होती थी, केंद्र और राज्य के विवाद के मामले होता था, यहां पर दूसरे मामले पढ़ोगे। क्लियर, मूल क्षेत्राधिकार। फिर दूसरा, वहां पर न्यायिक समीक्षा थी, तो यहां पर भी क्या है, न्यायिक समीक्षा है। जुडिशियल रिव्यू वहां भी था, तो यहां भी सिमिलरिटी भी है। कभी कभी कहता है केवल न्यायिक समीक्षा उच्चतम न्यायालय में है, तो आपको पता होना चाहिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में है। फिर आइए, ये भी हो गया। फिर इसके बाद मूल क्षेत्राधिकार हो गया, न्यायिक अभिलेख न्यायालय, रिकॉर्ड कोर्ट है, वो भी रिकॉर्ड कोर्ट था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय वो भी था, ये भी है, वो भी रिट जारी करता था, ये भी रिट है। रिट क्षेत्राधिकार या न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, ठीक है, उसके पास भी था, इसके पास है, बट डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, फिर आइए जो एक्स्ट्रा और चीजें हम लोग देखें, क्या क्या और चीजें इसमें सेम हो सकती हैं। अब चीजें कुछ अलग भी हो सकती हैं। अब जो है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण का क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकार या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ये कैसा है, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, फिर इसमें जो है अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो ये भी इसी में है। तो जो है आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, फिर है रिट पावर हो गया, फिर आपका सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, और फिर कौन है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो आपकी ये सारी चीजें हो गई। तो अब इनके आधार पर हम लोगों को इन्हीं में चर्चाएं करनी है, आगे बढ़ना। एक और अभी छूटा है, अपीली क्षेत्राधिकार, कौन है, अपेलेट कोर्ट, ठीक है, या अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अपीली क्षेत्राधिकार या अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अब देखिए जो ऊपर के मैंने किए हैं, ये यहां तक, ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये वर्ड्स जो है ज्यूरिसडिक्शन के दोनों के लिए क्या किए जाएंगे, प्रयोग होंगे। जबकि ये दो वर्ड्स केवल किसके लिए आ रहे हैं, हाई कोर्ट। बेसिक बिल्कुल चलोगे, क्वेश्चन जब हम लोग अभी प्रीलिम्स के सॉल्व कराएंगे IAS-PCS के, तो उसको देखोगे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तुम लोग अपने आप आंसर बताओगे बहुत अच्छे से। हाँ, अब आइए स्टार्ट किया जाए।
अब एक एक को देखिए, मूल क्षेत्राधिकार के बारे में समझिएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो बता दोगे कि ये मूल क्षेत्राधिकार की बात उच्च न्यायालय में की गई है, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन जब अंदर से कोई बात पूछेगा निकाल के, कोई एक लाइन पूछ लेगा या कोई जिक्र इसका पूछ लेगा, तब आप फंस जाओगे यदि जानकारी नहीं है पूरी। ठीक है, चलिए जो है पहला को है आपका मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार देखिए क्या है, देसी भाषा में समझिएगा पहले क्या मैटर है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें हाई कोर्ट को सीधे सुनवाई करने का क्या है, अधिकार है। मतलब अपील के थ्रू ना आए, अपील के थ्रू ना आकर वो मामले सीधे क्या है, यदि आ जाए तब भी हाई कोर्ट को क्या है, उसमें सुनवाई का अधिकार है। इस तरीके की बात आए तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये बहुत कीवर्ड बता रहा हूं कि मतलब जो है अपील के जरिए ना होकर कुछ मामलों में हाई कोर्ट को सीधे सुनवाई करने का अधिकार है। वो किसमें आता है ये अधिकार, मूल क्षेत्राधिकार में। क्लियर, लिखना चाहिए, लिख लीजिए एक बात को, बस लिखिए फटाक से। क्या मैं बता रहा हूं कि हाई कोर्ट को सीधे कॉमा अपील के जरिए ना होकर, हाई कोर्ट को सीधे कॉमा अपील के जरिए न होकर, अपील के जरिए न होकर क्या करने का अधिकार है, सुनवाई करने का अधिकार है। सुनवाई करने का अधिकार है, समझ रहे हैं, सीधे सुनवाई करने का अधिकार, सीधे सुनवाई का अधिकार। और वर्ड लिखा हो अपील ना होकर, अपील के जरिए ना होकर। ऐसी लाइन लिखी हो तो फिर उसको जोड़ दिया गया हो किससे, ये किस जुरिडिक्शन से, 4-5 पॉइंट दे दिए हो वही वाले, अपील क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, लड़के अपील क्षेत्राधिकार बहुत लगा देंगे। ठीक है, फिर जो जोड़ दे उसको जो है पर्यवेक्षी अधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, फिर जोड़ दे और आगे में। ठीक, अब आइए ये कौन से मामले ऐसे होंगे जिनमें ऐसा सुनवाई का अधिकार होगा। कुछ ऐसे मामले भी होंगे, वो मामले पूछ सकता है, तो कुछ मामले भी याद रखेगा। वो निम्नलिखित मामले होंगे जिन पे ऐसा होगा। कौन कौन से मामले हो सकते हैं? पहला मामला कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है बताइए, जैसे किस प्रकार के ऐसे मामले होंगे जिनमें ये हो सकता है, लिखेगा। वसीयत है, वसीयत, विवाह, तलाक, वसीयत हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, वसीयत, विवाह, तलाक। फिर क्या हो सकता है, कानून जो है कंपनी कानून, कॉमा कंपनी कानून तथा, कंपनी कानून तथा न्यायालय की अवमानना। क्या है, न्यायालय की अवमानना। पहला पॉइंट में कौन मैंने बोला, जो है आपका वसीयत है, प्रॉपर्टी वाला, फिर विवाह है, विवाह है, तलाक है, ऑफर है, कंपनी कानून है, और कौन है, न्यायालय की अवमानना, अवमानना। क्लियर, तो ये भी इस तरीके के मामले हैं, किसमें जा सकते हैं। क्लियर, हाँ ठीक, मूल क्षेत्राधिकार में पॉइंट्स दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। फिर कुछ और भी मामले हैं, जैसे संसद के लिख सकते हैं, संसद के सदस्यों, संसद के सदस्यों और विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला। लोक जो है संसद के सदस्यों एवं विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला, विवाद का मामला। क्लियर, फिर आइए अगला पॉइंट लिखिएगा। और क्या हो सकता है, राजस्व मामले, राजस्व मामले अथवा राजस्व संग्रहण करने के लिए बनाए गए अधिनियम का मामला। राजस्व मामला सीधे लिख ले, काम चल जाएगा, राजस्व मामला। तीसरा पॉइंट क्या डाला हम लोगों ने, राजस्व मामला। फिर संविधान की व्याख्या करने में जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, पहले तो लिखेगा संविधान की व्याख्या करने में जो अधीनस्थ न्यायालय के तहत लंबित मामला है, जो अधीनस्थ न्यायालय के तहत मामला हो, जो अधीनस्थ न्यायालय के तहत मामला हो। मतलब संविधान की व्याख्या करने में जो अधीनस्थ
न्यायालय के तहत मामला हो, मतलब अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा मामला हो गया हो जिसकी व्याख्या कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, ऐसा कोई मामला जो व्याख्या नहीं सही कर पा रहा हो तो उसको मंगा लेगा, या जो है सीधे आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट में। क्लियर? ऐसा भी मामला हो जो कह सकते हो जो अधीनस्थ न्यायालय उस मामले में उलझा हो उसकी व्याख्या कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। ठीक है, फिर क्या हो सकता है? और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन में, नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन मतलब उनको लागू कराने के लिए। ठीक है, नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन में, नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन में, नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन में। क्लियर? तो राजस्व हो गया, फिर मैंने कौन बताया? निर्वाचन बताया। निर्वाचन विवाद, किसका निर्वाचन विवाद? एमपी और कौन है? एलए या एलसी। मतलब एमपी, एलए मतलब विधानमंडल और विधान परिषद सदस्य, और एमपी मतलब संसद सदस्य। ठीक है, फिर मैंने कौन बताया? नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। फिर कौन बताया मैंने? और कोई बताया? संविधान की व्याख्या में। ठीक है, संविधान की व्याख्या। ठीक, चलिए, जो आपके इतना ही लेवल का है, बहुत ज्यादा उसमें अंदर पीएचडी करोगे तो आपका नहीं, फिर वो जो है जुडिशरी के जो एग्जाम होते हैं उसमें पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ रहे हैं, ये आप समझ गए मूल क्षेत्राधिकार में। अब आइए अगला कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। अगला देखिएगा, उसे न्यायिक समीक्षा डालेगा। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। देखिए, न्यायिक समीक्षा वहां भी थी, न्यायिक समीक्षा यहाँ भी है। जो देखा जाए, न्यायिक समीक्षा कोई संविधान में वर्ड नहीं लिखा इस प्रकार का, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके तहत पता चलता है कि भारत में भी न्यायिक समीक्षा का क्या है? प्रावधान है। ठीक है, और जो देखा जाए, हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो 2 आर्टिकल में दिखाई पड़ता है, एक आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल जो है 226। इनमें जो है हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा जैसा प्रावधान मिलता है। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए क्या है मैटर। इसमें भी होता क्या है? न्यायिक समीक्षा, समीक्षा का मतलब रिव्यू, समीक्षा करना, जांच करना। क्लियर? क्या है मामला? कह सकते हैं जो संसद हो और विधानमंडल हो, उनके द्वारा बहुत सारे अधिनियम निकाले जाते हैं, तो कह सकते हैं अधिनियमनों को, उनके क्या करने के? उनके अधिनियमनों को, और साथ साथ उनके द्वारा बहुत सारे कार्यकारी आदेश भी आते हैं, क्योंकि जानते हैं विधायिका है और क्या है वहां पे? कार्यपालिका। संसद में भी विधायिका है, कार्यपालिका है, और विधानमंडल में भी क्या है? विधायिका और कार्यपालिका। तो कह सकते हो संसद हो और विधानमंडल, इनके कह सकते हो अधिनियमनों, इनके अधिनियमनों तथा कौन सी दूसरी चीज आ गई? कार्यकारी आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत होती है। समझ पाए बात को? मतलब इसमें बचता हाई संसद भी नहीं है, वैसे केवल राज्य नहीं है, इसमें कौन शामिल कर लिया गया? संसद भी, और उधर कौन? विधानमंडल भी। उनके जो विधायी अधिनियमनों हैं और जो मतलब एक्ट वगैरह आते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि संविधान संशोधन भी जो होते हैं उसकी भी क्या कर सकती है? की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। क्लियर? प्लस दूसरी चीज कौन मैंने बता रहा हूं? कार्यकारी आदेश, जो भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आदेश आया है वो भी। क्लियर? तो इनकी क्या कह सकते हैं? न्यायिक समीक्षा। ये किसको पावर दी गई है? उच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसके अंतर्गत? न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत। जांच करेगा, समीक्षा करेगा, यदि पाता है कि यह संविधान को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, तो उसे शून्य या अवैध घोषित किया सकता है। तो ये भी है, लिख लीजिए एक लाइन। ठीक है, उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय की लिखेगा, उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अंतर्गत, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अंतर्गत विधानमंडलों और संसद, विधानमंडलों और संसद के विधायी अधिनियमनों, विधायी कानूनों लिख लिया चाहे, विधायी कानूनों एवं कार्यकारी आदेशों की समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। यह हमने शक्ति शुरुआत में लिखा दिया क्या? ठीक है, समीक्षा की जा सकती है के अंतर्गत क्या कहते हैं? समीक्षा की जा सकती है। समझ पाए? समीक्षा की जा सकती है यदि
ये प्रावधान लिखेगा, यदि ये प्रावधान संविधान का उल्लंघन करते हैं या यदि प्रावधान संविधान को प्रभावित करते हैं, यदि यह प्रावधान संविधान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो क्या होगा, यदि ये संविधान को जो है प्रभावित करते हैं तो क्या होगा, तो उच्च न्यायालय इन्हें शून्य अथवा अवैध घोषित कर सकता है। तो उच्च न्यायालय इन्हें शून्य अथवा अवैध घोषित कर सकता है। तो उच्च न्यायालय इसे शून्य अथवा अवैध घोषित कर सकता है। क्या घोषित करेगा, शून्य अथवा अवैध घोषित कर सकता है। क्लियर। अब आइए, कहने का मतलब सीधा सीधा है, संसद है, विधानमंडल है, जो भी विधायी कानून बना दिए और आदेश जो कार्यकारी जारी हो गया इस तरीके का कानून का उल्लंघन, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, अपने आप शून्य या अवैध हो जाएंगे। अपने आप क्या मतलब, उच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, शून्य या अवैध कर सकता है। अब आइए कुछ और बातें। होता क्या है, जब शून्य अवैध घोषित करते हैं तो ये पावर किसको और मिली थी, सुप्रीम कोर्ट भी तो मिली थी और हाई कोर्ट को मिली थी। होता क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या कर दी गई, सीमित कर दी गई। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या की गई, सीमित। न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या की गई, सीमित की गई। मतलब क्या किया गया, जो केंद्र के कानून हैं उनकी संवैधानिक व्याख्या नहीं कर सकता है कौन, अब हाई कोर्ट। जो मतलब केंद्र संबंधित कानून थे उनकी संवैधानिक व्याख्या को रोक लगा दी गई, किस पे, हाई कोर्ट पे। लेकिन फिर इसके बाद जो है, इसके बाद आता है 43वां संविधान संशोधन CAA 1977, जिसमें क्या कर दिया गया, फिर इसको जो है अधिकार दे दिया गया। फिर जो है क्या, इसको अधिकार मिल गया, इस प्रकार का अधिकार मिल गया। मतलब न्यायिक समीक्षा की शक्ति फिर से उसकी बढ़ा दी गई। समझ रहे हैं, क्लियर। तो दिमाग में ये भी रखिएगा। मतलब क्या हुआ, SC की न्यायिक शक्ति को कब सीमित किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। फिर इसकी शक्ति को बहाल कर दिया गया, वहीं पे फिर ला दिया गया। ऐसी न्यायिक समीक्षा की शक्ति थी किसमें, 43वें, ठीक है। अब एक और चीज, एक जो है इसमें और भी कुछ पॉइंट्स लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, चलिए वो हम आगे हम जिक्र करेंगे जिसका, तब आप लोग करेंगे। क्लियर। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि न्यायिक समीक्षा को भी संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत ही मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से संविधान को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। क्लियर। हाँ, अब आइए, कौन सा, ये भी हमने बता दिया। क्लियर है, कौन सा ये आपका था, न्यायिक समीक्षा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और बात इसमें, संसद और विधानमंडल को संविधान यह शक्ति देता है कि वह किसके न्यायिक क्षेत्र को परिवर्तित कर सकता है, HC के, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। समझ पाए कि नहीं। तथा इसकी शक्तियों को भी बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता। याद रखेगा, समझ पाए, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इस पे आ सकता है। क्या मैं कह रहा हूं, जो किसको पावर संविधान देता है, संसद और विधानमंडल को संविधान शक्ति प्रदान करता है कि वह हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं तथा इसकी शक्ति को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये बात लिख लीजिएगा। समझ पाए, इसके न्यायिक क्षेत्र को, मतलब इसके न्यायिक क्षेत्र को कौन बढ़ा सकता है, हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र को, संसद और विधानमंडल। ठीक है, लिख लीजिएगा। परिवर्तित करने का मतलब घटाना नहीं है, उसमें क्या करना है, बढ़ाना ही है। ठीक है, संसद और विधानमंडल को शक्ति है, या संसद और विधानमंडल, सीधे लिखे, संसद और विधानमंडल उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र और इसकी शक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, और इसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा ले सकते, बढ़ाना चाहे लिखो, परिवर्तित वर्ड भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा ही सकते हैं, घटाते नहीं है। ठीक है, वो हमने एक बार पहले ही बताया था, हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र को क्या नहीं किया सकता है, कम नहीं किया सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ये स्वतंत्रता उसको मिली है। ठीक है, समझ पाए, मतलब हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र को कौन बढ़ा सकता है, संसद और विधानमंडल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चाहे हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र हो, चाहे उसकी शक्तियां हो। क्लियर, संसद और विधानमंडल दोनों की बात की गई। हाँ, अब आ रहे हैं हम लोग, पूरा हमने देख लिया न्यायिक समीक्षा में। न्यायिक समीक्षा में मैंने क्या देखा, केंद्र हो चाहे राज्य हो, राज्य विधानमंडल हो, इनके जो हैं विधायी अधिनियम जो भी होंगे, प्लस
कार्यकारी आदेश होंगे जो विधायी अधिनियमनों और ये कार्यकारी आदेशों की क्या हो सकती है, समीक्षा। और समीक्षा में यदि क्या पाया जाता है, गलत पाया गया, संविधान को प्रभावित करता पाया गया, संविधान को यदि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर रहे हैं, संविधान को प्रभावित करते हैं, तो क्या था, यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, उसे क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, नल कर दिया जाएगा या अवैध कर दिया जाएगा। और उसे क्या नहीं, उसे सरकार क्या नहीं कर सकती है, सरकार लागू नहीं कर सकती। ये था पहली बात। फिर मैंने बताया न्यायिक जो समीक्षा की शक्ति को कब सीमित कर दिया गया था, 76 में। कब उसको जो है फिर से वही बहाल कर दिया गया, सीमित करने में मैंने क्या बताया था, जो केंद्र के कानून की संवैधानिक व्याख्या पर मनाही कर दी गई थी। मतलब किसको रोक दिया गया था, केंद्र के जो कानून होंगे, कहा गया हाई कोर्ट हो तुम, तो केंद्र के कानून चक्कर तुम ना पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट को ही करने दो। तो केंद्र के कानून की जो संवैधानिक व्याख्या थी उसको करने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन 43वां सॉरी इसको लिख लेगा 43वां लिखेगा, 42 के बाद कौन आता है, 43वां, ठीक है। 42 के बाद कौन आएगा, 43वें संविधान सभा, एक ही साल बाद तुरंत आ रहा है। क्या कर दिया गया, फिर से इसको बहाल कर दिया गया। क्लियर। फिर मैंने बताया था इसके न्यायिक क्षेत्र को क्या किया सकता है, इसके न्यायिक क्षेत्र को, हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र को क्या किया सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ाने की पावर किसके पास है, संसद और विधानमंडल। क्लियर। चलिए अब आ रहे हैं हम लोग कौन, अगली, ये पावर कंप्लीट, अगली बढ़े। हाँ अब आइए, न्यायिक समीक्षा भी हो गई। एक एक मैंने पॉइंट जो मेन चीजें थी, जिस्ट पहला पॉइंट ये था, फिर बीच का पॉइंट ये आया, फिर अंतिम पॉइंट पे किस पे गए, न्यायिक क्षेत्र पे। अब आ जाइए, देखिए पिछली बार जो पीसीएस में जो पेपर आया तो क्वालिटी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टेटमेंट टाइप के थे, वो वही कर सकता था जो क्या, उसको उस टॉपिक पे पूरी पकड़ थी, मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर थी। इसे मैंने बताया था एक राष्ट्रपति वाला, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वाला, मतलब इस तरीके से पूरी लेंदी बना के जो क्वेश्चन दिया। और डिट्टो जो है वही लाइन जो है पिछली बार जब हम पढ़ाए थे मिली थी, और वो बुक में भी लाइन मिली थी। वो मतलब जहाँ से हम भी पढ़ाते हैं तो बहुत सारे सोर्स रहते हैं, किसी बुक में वो लाइन ही थी और उसको क्या कर दिया, कट पेस्ट कर दिया था उसने। अब हम वो पढ़े थे तो वो लाइन ही हम लिखवाए थे, तो ये चीज़ें एकदम डायरेक्ट वही आ जाती है, मतलब है भी नहीं चेंज हुआ था उसमें। मैंने बताया ना, उसको वहाँ से कॉपी किया, अब बहुत अंदर की लाइन थी वो। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए, मतलब जो बच्चा जो पूरा डीप में पढ़ रहा होगा वही उसको क्या कर पाता, मतलब हवाबाजी वाला नहीं। क्लियर। चलिए अब पता लगा ऐसे कुछ क्वेश्चन की प्रकृति थी, अब ऐसे आगे चल के और क्वेश्चन की प्रकृति बढ़ा दें तो आपका घाटा हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप ये पढ़ रहे हो तो जो इसके अंदर के फैक्ट या नॉलेज की कोई बातें वो भी तो तैयार हो रही हैं, तो मतलब फैक्ट भी हो रहा है और क्या, कॉन्सेप्ट भी है। चलिए अब अगला कौन सा इसमें था, बताइए जल्दी से। ठीक है, अभिलेख न्यायालय। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, अभिलेख न्यायालय। अब आइए, इसमें क्या, अभिलेख, रिकॉर्ड, नाम में क्या है, रिकॉर्ड रखना। क्लियर। क्या है, जैसे जो उच्च न्यायालय की कार्यवाही होते हैं, निर्णय होते हैं, उन्हें एविडेंस या साक्ष्य के तौर पर क्या है, रखा जाता है। ये भी दिमाग में रखिएगा, उच्च न्यायालय के जो भी कार्यवाही होंगे, निर्णय होंगे, क्या रखा जाता है, साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अपने मामलों में उन कार्यवाही या जो है कह सकते हैं निर्णयों पर प्रश्न नहीं उठा सकता या प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकता है, लगा सकता है। समझ पाए कि नहीं। वहां पे क्या था, उच्च न्यायालय नहीं कर सकता था उसके लिए, यहां पर कौन नहीं कर सकता है, लेकिन विधिक संदर्भों में उसका प्रयोग जो है अधीनस्थ न्यायालय कर सकते हैं। फिर आया दूसरा पॉइंट, मैंने क्या बताया था अभिलेख न्यायालय में, क्या बताया था मैंने, न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना करोगे 6 महीने जुर्माना भी पड़ेगा, 6 महीने की क्या हो सकती है, जेल भी हो सकती है। और अवमानना क्या है, मतलब उसके डिसीजन को ना मानना, आलोचना करना, उसकी खिलाफत करना, ठीक है, ऐसा कोई कार्य करना जिससे न्यायालय के कार्य बाधित हो रहे हो, कार्यों को रोकना, उसके निर्णय को ऐसा करना कि जो है आप जो धरना न दे रहे हो उसको कार्य करने में दिक्कतें आ रही। इस प्रकार में अवमानना में क्या हो सकता है, जेल भी 6 महीने की हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो 2 पॉइंट याद रखना है आपको। पहला मैंने लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, लिखिएगा, उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों एवं निर्णयों को साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। साक्ष्य के रूप में उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों एवं निर्णयों को साक्ष्य के रूप में रखा जाता है।
साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। क्लियर? उच्च न्यायालय के निर्णयों कार्यवाहियों को साक्ष्य के रूप में क्या किया जाएगा? रखा जाता है। फिर जो कहा जाए क्या है, कौन नहीं लगा सकता है इस पे प्रश्न चिन्ह? अधीनस्थ न्यायालय किसी भी मामले में इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय किसी मामले में इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, जबकि विधिक संदर्भों में उपयोग किया सकता है, जबकि विधिक संदर्भों में प्रयोग हो सकता है, जबकि विधिक संदर्भों में प्रयोग हो सकता है। विधिक संदर्भों मतलब उस डिसीजन से कुछ जानने को मिला, अधीनस्थ न्यायालय ने उस डिसीजन के आधार पे क्या दिया, कुछ डिसीजन दिया, फैसला सुनाया, कहा कि मतलब वो शायद उस क्षेत्राधिकार से बाहर निकल जाता, लेकिन देखा कि ये डिसीजन हमारे उसमें है, मतलब इस डिसीजन को इसने व्याख्या की है, तो उस डिसीजन के आधार पे क्या सुना सकता है? अधीनस्थ न्यायालय फैसला सकता है, लेकिन उस पर क्वेश्चन मार्क ये नहीं कर सकता, टीका टिप्पणी करे कि ये सही था कि गलत था। समझ पाए कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया पहला। फिर दूसरा पॉइंट स्टार बना के न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना मैंने क्या बताया? जो इसकी कार्यवाही होंगी, हाई कोर्ट की कार्यवाही है, कार्यवाही, आदेश, निर्णय, ये सब जो है क्या है? साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। साक्ष्य मतलब रिकॉर्ड के रूप में। फिर इसी में क्या जो है, अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इस पर अधीनस्थ न्यायालय, इस पर क्या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं। फिर तीसरी बात इसी में मैं कह रहा हूं, विधिक संदर्भों में प्रयोग कर सकते हैं, विधिक संदर्भों में प्रयोग, संदर्भों में प्रयोग, संदर्भों में, संदर्भ में प्रयोग, ठीक है। फिर जो है दूसरा इसमें क्या आता है, न्यायालय की अवमानना, अवमानना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, न्यायालय की अवमानना, ठीक है, अवमानना, क्लियर। तो ये दोनों, अब कोर्ट का ऑफ कंटेम्प्ट जो है, न्यायालय की अवमानना किस में आता है? अभिलेख न्यायालय में। फिर आइए बच्चे, अगला पॉइंट मैंने कौन बताया था, जल्दी से बताइए, कौन सा? रिट क्षेत्राधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्लियर। कौन सा? रिट क्षेत्राधिकार। रिट क्षेत्राधिकार क्या है? रिट क्षेत्राधिकार देखिए क्या मामला है रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सबसे पहली बात, उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल तहत दिया गया है? 226। कौन सा आर्टिकल है? 226। आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन या मूल अधिकारों की रक्षा, ठीक है, मूल अधिकारों की रक्षा तथा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करता है। मैंने एक वर्ड बोल दिया, अदर गोल्स, मतलब अदर जो उसके गोल हैं कि अन्य उद्देश्य, अन्य उद्देश्यों के लिए क्या करता है? रिट जारी करता है। समझिएगा, मतलब जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही नहीं, या मूल अधिकारों के लिए ही नहीं रिट जारी करता है, ये मूल अधिकार को क्या किया जाए? लागू किया जाए। तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही नहीं करता है, वो किसके लिए भी करता है? किसके लिए कर रहा है? अन्य उद्देश्यों के लिए भी वो क्या करता है? तो जो अन्य उद्देश्य आखिर क्या है? मतलब सामान्य कानूनी अधिकारों का भी प्रवर्तन करा सके, वो क्या कर सके, मतलब जो है तुम्हारे जो सामान्य कानूनी अधिकार है जिनको नहीं सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है, तो अपने सामान्य कानूनी जो अधिकार हैं उनको भी क्या किया जा सके? लागू कराया जा सके। इसमें किसको एक्स्ट्रा पावर मिल गई? हाई कोर्ट को। किसको एक्स्ट्रा पावर मिली? हाई कोर्ट। ये एक्स्ट्रा चीज है। तो इसीलिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो क्षेत्राधिकार में देखें तो एक दूसरे के समवर्ती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पास अनन्य क्षेत्राधिकार है, बहुत ज्यादा क्षेत्राधिकार किसके पास? हाई कोर्ट। लेकिन जो न्यायिक क्षेत्र की बात की जाए, किसकी बात की जाए? न्यायिक पूरा क्षेत्र जो इनका न्यायिक क्षेत्र है, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए ही जिम्मेदार है, और ये क्या है? सामान्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? कौन है? ये डिफरेंस है दोनों में। तो आज एक क्वेश्चन आया था इस पे प्रीलिम्स में, मेंस में भी आया है कि हाई कोर्ट का जो है रिट पावर सुप्रीम कोर्ट के जो है रिट पावर से ज्यादा विस्तारित है, उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना चाहिए इसमें ये 2 पॉइंट, ठीक है। फिर
प्रीलिम्स में भी आया था, एक सेंटेंस दिया, हाई कोर्ट का जो है ऐसे क्वेश्चन दिया, याद है मुझे प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही, जो है हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार, न्यायिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्राधिकार से ज्यादा विस्तारित है। ठीक है, पहली लाइन क्या थी, ए था ये कथन, कारण दिया था, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के विषय में केवल परमादेश जारी कर सकता है। ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट लिखा था केवल परमादेश जारी करने की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की क्या है, परमादेश जारी करने की शक्ति है, केवल परमादेश जारी करने की शक्ति है, ये लिखा। तो कथन और कारण एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। पहली बात, दोनों सही है कि नहीं सही है, दोनों सही है। देखिए पहला तो वही है सही, और दूसरा क्या है, जो है केवल परमादेश जारी करता है, परमादेश जारी जैसे केवल परमादेश जारी करने जैसे मूल अधिकारों की रक्षा की शक्ति प्राप्त है। तो वो ये दिखाना चाह रहा है केवल का वर्ड क्या है, मतलब मूल अधिकारों की ही रक्षा केवल कर सकता है। किसकी रक्षा कर सकता है, मूल अधिकारों की ही रक्षा, मतलब वो परमादेश पर ही टिका है। परमादेश का मतलब उसे समझाने का प्रयास किया, परमादेश हो जाएगा ज्यादा, लेकिन ठीक है, लेकिन वो किसमें आगे उसने वर्ड लिख दिया, मूल अधिकारों में ही। और ये है, ये किसमें है, ये तो हिडन है, ये हाईकोर्ट किसमें है, कानूनी अधिकारों के लिए भी है। तो पहली बात भी सही है, दूसरी सही है, और व्याख्या भी सही है, ये यहीं तक सीमित रह गए, इसीलिए उसका क्षेत्राधिकार क्या है, न्यायिक क्षेत्राधिकार ज्यादा है। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, जब आप करोगे तब अंडरस्टैंडिंग तब पता चलेगा क्यों मैं इसको डीप में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेन टारगेट है आपको क्वेश्चन सही करना, सीधी बात है। टॉपिक पढ़े हो और क्वेश्चन आए ना लगा पाओ तो दिक्कत है। आपको पीएचडी नहीं करा रहे हैं, इसमें पीएचडी नहीं करना भी नहीं है, नेट जेआरएफ जो है इसमें शोध नहीं करना जाके है पॉलिटी में ये क्या है क्या नहीं, लेकिन जितना है आपके लेवल में उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना। यदि क्वेश्चन नहीं आता इस तरीके तो मत पढ़ो, आ रहा है तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ चलिए, ये आइए इसको लिखेगा, पता चला आपकी इसे कुछ और बना के घुमा दे, ठीक है, वो दे दे, लिख दे, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन की भी शक्ति उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। अब तुमने ये वर्ड पढ़ा ही नहीं है, हाई जो है सुप्रीम कोर्ट में, इसे हाई कोर्ट में बोला हूं ना, तो अब ये बात क्या है, हाई कोर्ट यदि बोल रहा हूं तो क्या है ये सही, तुम रटे बैठे हो केवल क्या है, वही मूल नागरिकों के अधिकारों के लिए ही है। तो ये लाइनें गड़बड़ा देती हैं। अच्छा लिख लीजिएगा जल्दी से, लिखिए बच्चे, आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन तथा सामान्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन, सामान्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन का भी अधिकार प्राप्त है, प्रवर्तन का अधिकार प्राप्त है, का अधिकार, प्रवर्तन का क्या है, प्रवर्तन की शक्ति प्राप्त है, प्रवर्तन की शक्ति प्राप्त है। समझ पाए, किसकी शक्ति प्राप्त है, कि हाँ प्रवर्तन की शक्ति प्राप्त है। इसके लिए वह रिट जारी करता है, इसके लिए वह रिट जारी करता है, ठीक है, इसके लिए वह क्या करता है, रिट जारी करता है। रिट में कौन कौन सी हैं, ठीक, रिट में कौन वही है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, दूसरी कौन है, उत्प्रेषण, फिर कौन है, प्रतिषेध, फिर कौन है, अधिकार प्रक्षा, फिर कौन है, परमादेश, परमादेश, ठीक है, और कोई बच रही, 3 हो गया। ये आपका हैबियस कॉर्पस, सर्सियोरेरी, प्रोहिबिशन, क्वे वारंटो और मेंडामस। अब देखिए क्या है इसमें भी थोड़ा सा फिर हम बता रहे हैं, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो, पढ़ा चुके हैं, कोई दिन एक्स्ट्रा क्लास इस पे बनाएंगे 10-15 मिनट की तो और स्पष्ट करेंगे। फिलहाल के लिए समझ लिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जानते ही हो, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जो न्यायिक हिरासत में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या 24 घंटे के अंदर उसको जो है कोर्ट में क्या करना होगा, प्रस्तुत किया जाएगा दंडाधिकारी के सामने, और वो गलत तरीके से है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। क्लियर। फिर आइए उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट पे लगते हैं, किस पे लगेंगे, अधीनस्थ न्यायालय पे, किस पे लगेंगे, अधीनस्थ न्यायालय। और ये दोनों जो हैं खासकर परमादेश गवर्नमेंट पे लग सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस पे लग सकता है, एम्प्लॉई है, और जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन पे लग सकता है, मतलब उन पे आ सकता है।
और ये भी गवर्नमेंट पे आ सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे। क्लियर, समझ रहे हमारी बात को। और ये किससे जुड़ा हुआ है? सबऑर्डिनेट कोर्ट से, मतलब सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ न्यायालय, जिसका जो अधीनस्थ होगा। इसमें क्या मैंने बताया था? उत्प्रेषण। पहले तो ये प्रतिषेध, प्रतिषेध में क्या, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से क्या है, बाहर जाकर कार्य करता है, तो उसके जो है कार्यवाही को रोकने की उससे ऊपर वाले न्यायालय की क्या है, पावर है। मतलब हाई कोर्ट है वो, यदि सुप्रीम जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करेगा, तो हाई कोर्ट उस पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। उस पर क्या लगा देगी, उसकी कार्यवाही को वहीं पे रोक देगी, क्योंकि आपके न्याय क्षेत्र से बाहर कई चीजें हैं। क्लियर। फिर आइए, उत्प्रेषण मतलब उत का मतलब परिवर्तन। इसमें क्या है, कोई भी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, तो उस मामले की समीक्षा के लिए या न्यायिक पुनर्लोकन के लिए, उसके क्या करने के लिए, न्यायिक पुनर्लोकन करने के लिए उस मामले का, किस मामले का, जो ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रहा है, उसके न्यायिक पुनर्लोकन के लिए अपने पास बुला सकता है। उसे उस मामले को क्या कर सकता है, अपने पास मंगा सकता है या स्थानांतरित करा सकता है। तो जब मामले का स्थानांतरण की बात हो कोई भी विकल्प में, तो किसको टिक लगाइएगा, और जब केवल रोक लगाने की बात हो तो किसको लगाइएगा। और जब इस पे क्वेश्चन आता है तो दोनों बच्चों को ऑप्शन देता है, दोनों में कंफ्यूज जाते हैं, अंधी मार देते हैं। क्लियर। देखो, पढ़ने वाला होगा तो इन दोनों को टच नहीं करेगा, इन दोनों में फंसेगा, और इन दोनों में भी जब रोक लग रही हो तो ये, और अपने पास मामला न्यायिक पुनर्लोकन मतलब उसकी समीक्षा करने के लिए, क्या सही में बाहर का है ये मामला, ही नहीं देख सकते हैं, इस प्रकार समीक्षा कर रहा है, तो कौन है, उत्प्रेषण। क्लियर। फिर आ जाइए, अब कौन सा हम लोग चल रहे हैं, परमाधिकार प्रक्षा। ये मैंने बताया था, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो गलत तरीके से क्या है, क्या है, गलत तरीके से उस पद पर पहुंच गया, लाभ के पद पर पहुंच गया है, तो पूछ सकता है कोर्ट कि आप किस योग्यता के आधार पर इस पर हैं, क्या आप इस पद पर हैं, वो योग्यता क्या है, धारित है, ये धारक हैं। मतलब कोई गलत तरीके से कोई पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने कर्तव्य क्या, कार्यों का निर्वहन कर रहा है, तो हाई कोर्ट पूछ सकता है कि आप किस आधार पर या किस योग्यता के आधार पर इस पद पर हैं। यदि हैं तो क्या आप योग्यता या धारित करते हैं, तो इसके लिए क्या है, अधिकार प्रक्षा। यदि नहीं है तो क्या, यदि ऐसा गलत पाए गए तो क्या है, हटा दिए जाएंगे, बर्खास्त किए जाएंगे उस पद से। परमादेश, परम आदेश क्या है, परम आदेश। इसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे क्या होता है, जब ये अपने कर्तव्यों का भली प्रकार से परिवहन जो है क्या नहीं करते हैं, वाहन नहीं करते हैं, ठीक है, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, जब ये भली प्रकार से अपने कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये परम आदेश से पूछ सकता है, परमादेश से पूछ सकता है कि आप जिस कार्य के लिए नियुक्त हैं उस कार्य को क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये बताते हैं, सफाई देते हैं। क्लियर। तो मतलब अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कौन सी चीज पूछी जाती है, कौन सा आदेश आता है, परमादेश। इनको याद दिलाता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जिसके लिए आप आए हैं वो कार्य करें, या जिसके लिए संगठन बना है वो कार्य करें। क्लियर। चलिए, तो आपके ये पूरे हमने क्या बता दिए, जो इनमें से कंफ्यूजिंग चीजें होती थी वो भी हमने एक बार उल्लेख कर दिया। क्लियर। बढ़िया आगे। फिर पढ़ने को तो बहुत डीप है, इसके लिए भी आधा 1 घंटे क्लास या आधा घंटा तो कम से कम चाहिए। हाँ, अब आइए, जो है इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं रिवीजन में आया हूँ, ठीक, तो ये भी याद रख लेगा। अब उसमें एक पॉइंट डाल दीजिएगा, उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र लिख लेगा, उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से अधिक विस्तारित है, उसी में लिख लेगा, ये पॉइंट है, उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से अधिक विस्तारित है। क्यों विस्तारित है, मैंने बताया, उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से अधिक विस्तारित है, अधिक विस्तारित है। क्लियर, फाइनल। और जो हम लोग कहें इनका क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार में दोनों क्या हैं, समवर्ती हैं, मतलब क्षेत्राधिकार में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन जो है कहा जाए न्यायिक क्षेत्र जो आ रहा है, स्पेशल न्यायिक क्षेत्र का वर्ड कहा है, तो उसमें हम लोग जाएंगे तो इसका क्षेत्र ज्यादा व्यापक है। प्लस एक और चंद्र कुमार मामला एक आता है, चंद्र कुमार मामला 1997 में, हालांकि जब डीप में पेपर बने तो भले पूछा जाए, 1997 में चंद्र कुमार मामला, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय का आदेश आता है कि जो रिट पावर है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे हाई कोर्ट की, ये रिट पावर जो है या रिट जाने करने का क्षेत्राधिकार, जो रिट का क्षेत्राधिकार है, उसमें क्या नहीं हो सकता है, संसद संशोधन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बताया गया उसमें, ये संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत है। क्या बताया गया,
संविधान के मूल ढांचे के अंदर। किसमें? चंद्र कुमार मामला, जो एक विवाद आया, चंद्र कुमार मामला वाद, जो एक चंद्र कुमार मामला जो कब आया? 1997 में। इसमें क्या कहा गया? रिट जो है आर्टिकल 226, जो किसकी रिट आ गई? रिट पावर हाई कोर्ट की। और जो आर्टिकल 32 जो है रिट की शक्ति है, इसकी क्या बता दी व्याख्या? किसने बताई? चंद्र कुमार मामले ने, न्यायालय ने बताई, सर्वोच्च न्यायालय ने। क्या कह दिया? ये क्या है? संविधान का मूलभूत ढांचा, संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसमें संसद क्या नहीं कर सकती है? इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर? तो ये भी दिमाग में रखिए, पूछ सकता है इस तरीके की कि रिट जो है, इसमें से बताइए कौन कौन संविधान के मूलभूत ढांचे में आते हैं। तो एक ये भी रिट भी क्या आती है? मूलभूत ढांचे में आती है। क्लियर? चंद्र कुमार मामला 1997 का। हाँ, अब आ जाइए बच्चे, अगला कौन है? तो रिट के बारे में सारी चर्चा हो गई कि नहीं? पूरा क्लियर रिट के मामले में? क्लियर पूरा? हाँ, अब क्या? हाँ, अब अपीली क्षेत्राधिकार है, अपीलेट जुरिसडिक्शन। अपीली क्षेत्राधिकार। देखिए, एक और अभी चीज बताते हैं कि जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की तरह बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन इतने भी उपबंध उच्च न्यायालय में नहीं किए गए हैं। खासकर 1950 के पहले जो उच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य थे, लगभग वही हैं। बस इसमें राजस्व का मामला बाद में जोड़ा गया। तो दिमाग में रख सकते हो कि इसके कार्य में, उच्च न्यायालय के विशिष्ट कार्यों में कौन सा मामला 1950 के बाद जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, कौन सा? राजस्व का मामला। जो मैंने किसके अंतर्गत लिखा था राजस्व का मामला? हाईकोर्ट के किस पावर में, या हाईकोर्ट के किस कार्य में, फंक्शन में? मूल क्षेत्राधिकार में। किसने लिखा था राजस्व का मामला? मूल क्षेत्र। ये जो है 1950 के बाद, बाकी बहुत से जो है आप देखोगे 1950 के पहले से ही इसमें थे, वही कार्य कर दिए गए। तो बहुत जगहों पर जो है आर्टिकल में नहीं, ऐसे ही प्रावधान बनाए गए हैं। क्लियर? अब आ जाइए अपीली क्षेत्राधिकार। क्या है मामला? अपीली क्षेत्राधिकार में वही जो है राज्य का सर्वोच्च अपीली न्यायालय होता है। राज्य का सर्वोच्च अपीली न्यायालय कौन है? या देश का दूसरा अपीली न्यायालय। ऐसे भी घुमा के लाइन दिया है, उच्च न्यायालय देश का दूसरा अपीली न्यायालय है। तो ये लाइन क्या है? अब तुम्हारे दिमाग में यही घूम रहा है, राज्य का सर्वोच्चता, सर्वोच्च वहां अपीली न्यायालय, तो क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। तो याद रखिएगा, देश का तो दूसरा है, लेकिन राज्य का सर्वोच्च अपीली न्यायालय। ठीक है? अधीनस्थ न्यायालयों के क्या मामला है बच्चे? अधीनस्थ न्यायालयों का जो भी मैटर होता है, कह सकते हो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार क्या है? सुनवाई का अधिकार है। क्लियर? तो अधीनस्थ न्यायालयों के जो निर्णय के खिलाफ सुनवाई का अधिकार है। अब आ जाइए, समझ रहे हैं कि नहीं? जो कहा जाए अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ सुनवाई के लिए पहला अपीली न्यायालय कौन है? दूसरा अपीली न्यायालय, आगे बढ़ोगे यही है। क्लियर? अब आ जाइए दीवानी मामले और कौन है? फौजदारी। दोनों के लिए, फौजदारी में आपराधिक मामले भी लिख देगा, दोनों के लिए अपील हो सकती है। तो हम लोग एक फौजदारी में एक टेक्निकलिटी देखते हैं, बताया क्या गया है। अब जो नए कानूनों के अनुसार संशोधन हो रहा है वो अलग है। ठीक है? फिलहाल के लिए इसमें क्या बताया गया था आपराधिक मामले में, कि जो सत्र न्यायालय है, सत्र न्यायालय में सेशन कोर्ट या अतिरिक्त सत्र न्यायालय है, अतिरिक्त सत्र न्यायालय या सहायक सत्र न्यायालय है। ठीक है? सहायक सत्र न्यायालय और सत्र न्यायालय। ठीक है? जो ये क्या है, यदि किसी व्यक्ति को जो है 7 वर्ष से कम कारावास सजा देते हैं, तो वह व्यक्ति कहाँ नहीं जा सकता? हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है।
वो अपनी अपील करने के लिए तभी जाएगा जब उसको 7 वर्ष से अधिक की क्या मिली होगी, सजा मिली होगी। प्लस ये जो सत्र न्यायालय है और अतिरिक्त न्यायालय है, क्या कर दें, किसी को मृत्युदंड की सजा सुना दें, तो इस मृत्युदंड की सजा की कार्यवाही करने से पहले किसकी पुष्टि जरूरी है, हाई कोर्ट की क्या जरूरी है। भले ही मृत्युदंड प्राप्त करने वाला व्यक्ति वहां अपील करने हाई कोर्ट में गया हो या मतलब हाई कोर्ट में उसने अपील दी हो इसके खिलाफ इस निर्णय के, या अपील नहीं की हो। समझ रहे हैं इस बात को, किसी को समझ में आया इस बात को? मतलब कहने का मतलब छोटा 2 वर्ष की सजा हुई, तुम खटाक से हाई कोर्ट में चले गए, तो बताया तो यही गया है पॉलिटी में कि सत्र न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय के द्वारा जो है 7 वर्ष से अधिक सजा पर ही कोई व्यक्ति कहां पर अपील अपनी करेगा, आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट में करेगा। प्लस मृत्युदंड की सजा की कार्यवाही करने से पहले किसकी पुष्टि आवश्यक है, हाई कोर्ट की पुष्टि भी आवश्यक है, चाहे वो जो सजा प्राप्त करता व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील करे या अपील ना करे। ये किसकी बातें मैं कर रहा हूं, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो ये भी बातें क्या रखेगा, दिमाग में रखेगा। हो गया ये भी अपीली क्षेत्राधिकार। अब आ जाइए, क्वेश्चन आ सकता है अधीनस्थ न्यायालयों के लिए सर्वोच्च जो है अपीली न्यायालय कौन होता है, या उस जो है वो अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय के जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सबसे पहले सुनवाई किस उच्च न्यायालय में, किस न्यायालय में हो सकती है, तो किसमें, उच्च न्यायालय में। क्लियर, वो सीधे नहीं सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं इसमें जा भी नहीं सकते हो, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं बिना अपील के जो है क्या हाई कोर्ट जा सकते थे। नागरिकों का मूल अधिकार है, बिना अपील के आप जा रहे हो, क्या था, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की बात थी, आप क्या थे, बिना अपील के जा रहे थे। कंपनी कानून का कोई मामला था तब भी आप जा रहे थे, न्यायालय का अवमानना था तब भी आप कहाँ जा रहे हो, डायरेक्ट हाई कोर्ट। जरा बीच में क्या अपील की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे मामले वो किस में आ रहा था, मूल क्षेत्राधिकार में। क्लियर। अब आ जाइए, कौन बचा आपका, जो है पर्यवेक्षण न्यायालय, पर्यवेक्षी न्यायालय। पर्यवेक्षी न्यायालय में सुपरवाइजरी जो है ज्यूरिसडिक्शन जो है पर्यवेक्षी न्यायालय। पर्यवेक्षी न्यायालय देखिए, हाँ जो है पर्यवेक्षी न्यायालय क्या मामला है, इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो मतलब उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी न्यायालय तथा सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखता है। किस पर नजर रखता है, किसकी सुपरवाइजरी करेगा, उस क्षेत्र में जितने भी न्यायालय सभी न्यायालयों के क्या रखेगा, यहां तक कि कोई मामला भी होगा उनसे, उनमें मामला चल रहा होगा, उसको भी अपने पास मंगा सकता है। कौन, ये भी इसके पास पावर है। समझ रहे हैं कि उसके क्रियाकलापों पर क्या रखना, ठीक है, अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में सभी, ये कौन, हाई कोर्ट, सभी न्यायालयों एवं सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर निगरानी रखता है। निगरानी रखता है, क्रियाकलापों पर क्या रखता है, निगरानी रखता है। क्लियर। तो दिमाग में रखिएगा, यह नजर रखता है। क्लियर। कोई मामला स्वयं मंगा भी सकता है। तो ऐसी बात की जा रही है किसमें, सभी न्यायालयों, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लीजिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो अन्य सहायक कोर्ट मतलब अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। फिर आ जाइए, कौन सी पावर है इसके पास, कौन सी है, जो है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये भी पावर है किसके पास, जो है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। देखिए, हालांकि नजर और क्रियाकलाप पर नजर रखे हुए इसी प्रकार से जो है क्या आपका पर्यवेक्षी में भी वही लगभग चीजें हैं, लेकिन यहां पर प्रशासनिक नियंत्रण ज्यादा हो जाता है। किसका नियंत्रण, कौन चीज का नियंत्रण हो जाता था, प्रशासनिक अधीक्षण में जो अधीनस्थ न्यायालय है उस पर किसका प्रशासनिक नियंत्रण हो जाता है, हाई कोर्ट का। जैसे
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो या उनकी तैनाती हो या इधर से उधर उनका क्या हो, ट्रांसफर हो या क्या हो, पदोन्नति हो, तो उनमें जो क्या होता है, राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श लेता है। किससे परामर्श लेता है? मतलब सीधा यहाँ से एक और बात निकल के आ रही है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उनका ट्रांसफर, तैनाती, पदोन्नति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन इनमें समय परमिशन या सलाह किसकी लग रही है? हाई कोर्ट की। ये बात समझ पाए? फिर एक होता है न्यायिक सेवा आयोग, ठीक है, न्यायिक सेवा आयोग, राज्य न्यायिक सेवा आयोग, ठीक है, या राज्य न्यायिक आयोग होता है। उसमें भी सदस्यों की नियुक्ति होती है, राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी परामर्श लगती है? हाई कोर्ट की। तो ये भी किस में आता है? प्रशासनिक नियंत्रण हो रहा है कि नहीं इस पे? किस क्या हो रहा है? मतलब अधीनस्थ न्यायालय जो हैं उन पर क्या है? नियंत्रण। नियुक्ति उक्ति तो हो रही, राज्यपाल कर रहा है, लेकिन सलाह किसकी लग रही है? तो नियंत्रण ही तो हो गया। तो इसके अंतर्गत जो है क्या है? प्रशासनिक नियंत्रण है खासकर। और प्रशासनिक नियंत्रण में क्या है लिख सकते हो? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, ठीक है, तैनाती में राज्यपाल को परामर्श देना। मतलब एक प्रकार से सबऑर्डिनेट कोर्ट भी हम लोग कहें, भले जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन फिर राज्यपाल फंस गया, किसकी सलाह लगने लगी? हाई कोर्ट की। क्लियर? तो इस प्रकार की चीजें। राज्य न्यायिक आयोग होता है, उसमें भी यही है, ठीक है, उसमें भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और उसमें भी परामर्श किसकी लगेगी? क्लियर? तो ये आपको जो मैंने कितनी शक्तियां, सारी शक्तियां हमने स्पष्ट कर दी। क्लियर? तो आपका जो हाई कोर्ट जो है इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब मैंने जो बताया था वो कुछ चीज़ें हैं, बात जो है बाकी चीज़ें बाद में कराएंगे अगली क्लास में। खासकर इसके बहुत सारे न्यायाधिकरण भी हैं, ठीक है। उन न्यायाधिकरणों जैसे उपभोक्ता कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, अभी हम लोग देखेंगे लोक अदालत भी पढ़ेंगे, बहुत सारे भी जो है जुडिशरी विंग्स हैं आपको पढ़नी पड़ेंगे। क्लियर? मोबाइल कोर्ट देखेंगे, फैमिली कोर्ट देखेंगे, ये सारे अभी कोर्ट देखने बाकी हैं। प्लस कैट देखोगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेट देखोगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, पूरा उनके बारे में। प्लस जो है एक दबाव समूह होता है, ठीक है, तो उसके भी बारे में चर्चा होगी, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। जनहित याचिका और आप न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा को ओरली पढ़ चुके हो कहानी के रूप में, उसको भी मैं कंप्लीट लिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है न्यायपालिका के अब अंतिम पड़ाव पर हैं। उसी के साथ क्या हो जाएगा, न्यायपालिका खत्म होगा, प्लस इस पर हम 10-12 मेंस के क्वेश्चन देंगे और प्रीलिम्स के सारे हम करा ही देंगे प्रैक्टिस टुकड़े टुकड़े में। और प्लस क्या होगा, इसके बाद एक आपका टेस्ट होगा, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।